नमस्कार दोस्तों, देखिए कि आप लोगों को मैंने पहला वीडियो डाला यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। उसका आप लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन किया, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोग अगर मेरा प्रत्येक वीडियो से आप लोग जो है कि अध्ययन करते रहें तो इसके लिए आप लोग घबराएं नहीं। आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसे आपकी वीडियो और मिलेगी, तो इसके लिए आप लोग YouTube पर जाकर पद्माकर वर्मा सर सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और उसके बाद प्ले स्टोर में जा कर के देखेंगे तो हमारी वीडियो आपको दिखाई देगी। उसको आप क्लिक करिए, फिर आपको पीछे भी वीडियो और जो आगे भी बनती चलेंगी क्रमशः आपको सारी वीडियो मिलेंगी। उसका आप अध्ययन करिए, लाभ कमाइए और आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ मैं चलता हूं। आज पहली कंपनी के विषय में आज अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखिए, कल हमने बताया आप लोगों को या पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली, और यह पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई और उसी वर्ष पुर्तगाली कंपनी भारत में आकर अपना व्यापार आरंभ की। तो अब यह 1498 से लेकर के भारत के साथ हर तरह का, सबसे पहले तो मसाला का व्यापार की, बाद में वह जो है अन्य व्यापार में भी लिप्त हो गई और यह व्यापार करती रही। इस तरह से यही कंपनी, इसके बाद आपको हमने बताया आप लोगों को कि दूसरी डच कंपनी, तीसरी ब्रिटिश कंपनी, चौथी डेनिश कंपनी, पांचवी फ्रांसीसी कंपनी आई। तो सभी कंपनियां तो चली गई, लेकिन सबसे अंत में यानी सबसे पहले आने वाली पुर्तगाली कंपनी और सबसे बाद में जाने वाली भी पुर्तगाली कंपनी थी, और यह पुर्तगाली कंपनी 1961 ईस्वी में गोवा से वापस चली गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब देखिए कि जब यह पुर्तगाली कंपनी आई भारत में, तो भारत में यह पहला कारखाना, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जब आप इस तरह से मैप, तो इसमें ये आपका जो क्षेत्र है यानी सामुद्रिक जो क्षेत्र में, तो ये आपका गुजरात। तो गुजरात में सूरत में एक प्रसिद्ध भृगु कक्ष या जिसे भड़ौच के नाम से जाना जाता है, बंदरगाह से लेकर के, और फिर केरल, और केरल में कालीकट बंदरगाह, इस बीच के इस क्षेत्र को कहा जाता है मालाबार तट कहा जाता है। तो यह पुर्तगाली कंपनी आई और आ करके केरल में, और केरल में एक स्थान है जिसे आप देख रहे हैं कि इसका नाम है ये कोचीन। तो कोचीन नामक स्थान पर 1503 ईस्वी में फ्रांसिस द अल्मीडा पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया था। तो इसके द्वारा स्थापना की गई 1503 में। अब यहां आपके मन में एक दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि जब सर आप बोल रहे हैं कि 1505 में गवर्नर बनकर के आया, तो फिर 1503 में कोचीन में कैसे उसने पुर्तगाली कंपनी के प्रथम कारखाना की स्थापना किया। सही है सोचना आप लोगों का, लेकिन गवर्नर बनने से पूर्व वह कंपनी, पुर्तगाली कंपनी का एक सदस्य बनकर भारत आया था। तो वह उस समय इसने कोचीन में स्थापना किया, गवर्नर का पद इसे बाद में अर्थात 5 में मिला था। दूसरी कंपनी, जब यही फ्रांसिस द अल्मीडा जब यह गवर्नर के पद पर नियुक्त 1505 में हो गया, तो नियुक्त होने के बाद कन्नौर में, तो देखिए कि इस केरल और कर्नाटक के जो है समीप यहाँ स्थल है और इसका नाम है कन्नौर, और इस कन्नौर नामक स्थान पर पुनः दूसरे कारखाना की स्थापना फ्रांसिस द अल्मीडा के द्वारा की गई। तो अब ये जो है कि इस तरह से जब ये अपना धीरे धीरे एक वर्चस्व इस दक्षिण भारत में कायम कर लिया, अपने 2-2 कारखानों की स्थापना कर लिया, व्यापार उन्नत दशा में चलने लगा यूरोप के साथ, उसके बाद
फ्रांसिस द अल्मीडा ने एक व्यवस्था लागू किया। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सोचती है कि हम कैसे कितना अच्छा धन प्राप्त करें, उसी प्रकार से इसने कंपनी की अपनी वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कार्टेज अर्थात जिसे परमिट कहा जाता है, इस व्यवस्था का आरंभ किया। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं आप लोग कि इस तरह से ऐसे ये लोग जो हैं कि ये सामुद्रिक मार्गों से आकर के ये अरब और उसके बाद जो है अफ्रीका, तो ये अफ्रीका के सुदूर दक्षिण में केप ऑफ जो है गुड होप यानी उत्तर मासा अंतरीप के रास्ते से ये भारत के व्यापारी और ये अरबी व्यापारी अगर इस मार्ग का प्रयोग करके अगर यूरोप में व्यापार करने के लिए आएंगे तो उन्हें कार्टेज खरीदना होगा। तो खरीदने के लिए जब हम कोई शुल्क देंगे तभी तो हमें जो है कि मिलेगा अधिकार, तो प्रमाण मिलेगा। तो ये शुल्क दे करके ये परमिट खरीदने की व्यवस्था का आरंभ करने वाला फ्रांसिस द अल्मीडा था। बाद में अभी इसके कार्यकाल में नहीं, देख रहे हैं कि ये 9 तक था और मुगल बादशाह अकबर के कार्यकाल का आरंभ 1556 में होता है। तो उस समय भी पुर्तगाली कंपनी यहाँ थी। तो यूरोप में सामुद्रिक मार्गों के द्वारा व्यापार करने के लिए बादशाह अकबर ने भी पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा था अर्थात परमिट को लिया था। ये पॉइंट कई बार प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस व्यवस्था का आरंभ किया और जो समुद्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया, यानी एक वर्चस्व, जैसे आप यहाँ की साम्राज्य है, जैसे भारत में ब्रिटेन का साम्राज्य हो गया था, ऐसे समुद्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया था फ्रांसिस द अल्मीडा। उसी साम्राज्य सामुद्रिक साम्राज्य को ही एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जब यह अपना एक स्थापना कर लिया, अपना एक साम्राज्य बना लिया, तो इसने अब उस समुद्र पर अपना एकाधिकार बना लिया। तो इसी पुर्तगालियों के एकाधिकार की इस नीति को ही कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे नीले शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। तो इस नीति का भी आरंभ करने वाला फ्रांसिस द अल्मीडा था। अब देखिए आप लोग, दूसरा पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर बनकर के आया अल्फांसो द अल्बुकर्क। यह 9 में यानी 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर के आया और 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर रहा। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की गोवा में मृत्यु हो गई और इसका कब्र, इसका मकबरा गोवा में है अल्बुकर्क का। तो इस तरह से इसका कार्यकाल, ये प्रश्न आया हुआ पूछा गया है एक बार प्रश्न कि क्योंकि यह बहुत ही अपने इस पुर्तगाली कंपनी के साम्राज्य का शक्ति का एक व्यापक विस्तार किया, इसकी वजह से इसके विषय में पूछा गया था। ये प्रश्न भी आया था कि कार्यकाल क्या है, तो 1509 से 1515 ईस्वी तक। तो देखिए कि यह अल्बुकर्क, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे कहा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ऐसा इसे क्यों कहा गया? गोवा, इस गोवा पर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का एकाधिकार था, वर्चस्व था। तो अब यह अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर दिया। पराजित करके गोवा पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया, एकाधिकार कायम कर लिया। अधिकार करके अब इस गोवा को पुर्तगाली कंपनी का एक राज्य स्थापित कर दिया। ये भी प्रश्न आया है, पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न में पूछा गया कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ने भारत में अपना एक राज्य कहाँ स्थापित किया, तो ये राज्य क्या होगा? गोवा, यानी एक राज्य के रूप में उसे स्थापित कर दिया। यही कारण है कि अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ पूछा गया है। अब जब यह भारत में अपना वर्चस्व कायम कर लिया तो दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ वह बढ़ा और वहां दक्षिण पूर्वी एशिया में एक प्रसिद्ध मंडी है और इस मंडी का नाम है यह मलक्का।
और इस मलक्का पर ये भी प्रश्न आया है, पूछा गया है, इस मलक्का नामक इस प्रसिद्ध मंडी पर भी अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। कौन? अल्बुकर्क। ये अधिकार स्थापित करने में यहां पर भी सफल हुआ। उसके तत्पश्चात कुछ समय पश्चात वह फारस की खाड़ी, यानी वह फारस की खाड़ी में एक मुहाना, यानी प्रवेश द्वार को ही मुहाना कहा जाता है और उसका नाम है हुरमुज। ये हुरमुज, और इस हुरमुज पर भी अधिकार करने में सफल हो गया। यानी कि अब जो है कि जब ये फारस की, ये देख रहे हैं कि इस तरह से जब ये फारस की खाड़ी से आएंगे तो यहाँ पे अगर तो फारस की खाड़ी से व्यापार करने का एक मार्ग था, तो यहाँ पे अगर हुरमुज पे वह अधिकार कर लिया कि अगर हम तो इससे अन्य लोग व्यापार करने के लिए भारत नहीं आ सकते हैं, इस वजह से इसने हुरमुज पर अधिकार कर लिया, सफल हुआ। अब जब यह अल्फांसो द अल्बुकर्क यह व्यापार करने के लिए अपनी कंपनी का वर्चस्व कायम कर रहा था, तो उस समय यहाँ दक्षिण भारत में ये एक राज्य था विजयनगर, और इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय से और अल्बुकर्क से भी मधुर संबंध थे। यहाँ तक कि कर्नाटक में एक स्थल है जिसका नाम है ये भटकल, और इस भटकल नामक स्थान पर एक दुर्ग बनाने का एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया अल्बुकर्क। किसने ये अधिकार दिया था? कृष्णदेव राय ने दिया था। यहां तक कि अल्बुकर्क ने सती, जो भारत में प्रथा का प्रचलन था कि पति के मरने के बाद पत्नी को जीने का अधिकार नहीं है, उसे भी अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए, जैसा कि मनुस्मृति भी कहती है, तो उस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। यहां तक कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया था। तो इस तरह से ये अल्बुकर्क के बाद पुनः गवर्नर, लेकिन पुर्तगाली कंपनी में अब एक महत्वपूर्ण गवर्नर हुआ जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा, और यह नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक था। और इस नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में पहले हमने बताया आपको कि कोचीन इनका कार्यालय, पुर्तगाली कंपनी का कार्यालय, प्रथम कारखाना कोचीन में था, तो वहीं इनका कार्यालय भी था। लेकिन जब नीनो डी कुन्हा हुआ पुर्तगाली गवर्नर, तो इसी के कार्यकाल में 1530 ईस्वी में कोचीन से स्थानांतरित करके पुर्तगाली कंपनी का प्रमुख कार्यालय गोवा को बनाया गया। ये भी प्रश्न आया है, पूछा गया है कि कोचीन से पुर्तगाली कंपनी ने अपना प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किए, तो उत्तर आपका क्या होगा? गोवा। तो यानी यह कब हुई? 1530 में यह कार्यालय का स्थानांतरण हुआ। किसके कार्यकाल में? जब पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा था। अब देखिए आप लोग कि पुर्तगाली कंपनी जब भारत में आई, भारत में व्यापार करने लगी, तो व्यापार के साथ साथ उन लोगों ने भारतीयों को कुछ दिया, कुछ कार्य उन लोगों ने प्रारंभ किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाना, जिसे मुद्रणालय भी कहते हैं, इसकी स्थापना भारत में पुर्तगालियों की देन है। और यह कहाँ स्थापित हुआ? गोवा में। एक गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने ही 1556 में इसके पहले भारत में किसी भी प्रिंटिंग प्रेस, इसी को छापाखाना, इसी को मुद्रणालय, अगर कोई भी प्रश्न पूछता है शब्द में केवल परिवर्तन करता है कि इस भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, पहला छापाखाना, पहला मुद्रणालय की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। ये गोवा में 1556 में, और 1557 ईस्वी में गोवा के पादरी, ये गोवा के पादरी, इन पादरियों के द्वारा पहली पुस्तक छापी गई। देखिए, छापी गई पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ, अर्थात तो छापने का कार्य पूरी नहीं हुई। उसका शीर्षक क्या था, वो पुस्तक कौन थी, किसी भी इतिहासकार ने उसका उल्लेख
नहीं किया। यहाँ तक कि इन यूरोपीय कंपनियों के इतिहास के विषय में ओम प्रकाश का सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसमें वर्णित है, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा किताब के नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो इस तरह से, लेकिन पहली पुस्तक अगर छपाई के कार्य का आरंभ 1557 में ये भी गोवा में हुआ, और किसके द्वारा हुआ? पादरियों के द्वारा आरंभ किया गया था। दूसरा कार्य कि इन पुर्तगालियों ने ही जहाज रानी उद्योग, यानी भारत में जहाज रानी अर्थात पानी की जहाज बनाने के उद्योग कारखाना की स्थापना लोगों ने किया। गोथिक कला का आरंभ भारत में करने वाले भी कौन है? पुर्तगाली हैं। अर्थात गोथिक कला क्या है? जिसे आप आज चर्च, जैसे आप प्रयागराज में भी आप देख रहे हैं कि सिविल लाइन में चौक जो है एक, और वहाँ पे चर्च है, तो उस चर्च में जो कला है, जो उसमें बड़ी जैसे ऊपर का भाग जो बनाया गया है, तो उसी को गोथिक कला, उसकी डिजाइन को कहा जाता है गोथिक कला। तो इस कला का आरंभ करने वाले भारत में पुर्तगाली थे। अब जो है कि भारत में जैसे आज देख रहे हैं सब्जियों का राजा आलू, तंबाकू, मक्का, ये तीन ऐसे जो है फसलें हैं कि इन्हें भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है, और इन पुर्तगालियों ने इसे कहां से लाए? अमेरिका से लाए। अब यहां देखिए ध्यान आपको देना है तंबाकू से, कि तंबाकू कहां से भारत में आया? अमेरिका से आया। लेकिन इस तंबाकू को लाने वाले कौन है? पुर्तगाली हैं। देखिए भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती का आरंभ किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में हुआ? तो यह प्रश्न जब ऐसे आता है तो यह तंबाकू की खेती का आरंभ भारत में मुगल बादशाह जहांगीर के कार्यकाल में आरंभ हुआ। लेकिन वही मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने ही कार्यकाल में कुछ समय पश्चात तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए अगला, जैसे टमाटर, मूंगफली, रबड़, चीकू, अनानास, काजू, ये जैसे हैं, इन्हें भी भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने ही इसे भारत में लाए। इसके अलावा अनानास है, पपीता है, इस तरह की ये सब जो है कि भारत में इन पुर्तगालियों ने लाया, उसका धीरे धीरे विस्तार किया। अब देखिए कि अगर हम इस मूंगफली की बात करें और रबड़ की बात करें, तो इन दोनों को, मूंगफली और रबड़ को पुर्तगालियों ने कहां से लाया है? तो ये ब्राजील से। और जैसा कि आप जीएस में पढ़ते हैं कि पूछा जाता है कि मूंगफली का घर किसे कहा जाता है, तो उत्तर आपका ब्राजील होगा। यानी ब्राजील को मूंगफली का घर कहा जाता है, यानी सबसे अधिक मूंगफली ब्राजील में होती है। अब देखिए कि इस तरह से कि आप देख रहे हैं कि इस पुर्तगाली यहाँ भारत में अपना उपनिवेश भी बनाए थे। लेकिन इनका जो उपनिवेश था यहाँ, ये कहाँ उपनिवेश इन लोगों ने बनाया? तो ये उपनिवेश पांडिचेरी। तो कई कंपनियां, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डेनिश कंपनी, सभी कंपनियां भारत में व्यापार की। तो अब पांडिचेरी पर सर्वप्रथम अपना उपनिवेश स्थापित किया पुर्तगालियों ने। यानी पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले पांडिचेरी में अपना उपनिवेश बनाया था, और मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। यानी इन लोगों ने ही, सबसे और कंपनियां आई, लेकिन सबसे पहले यहां पर व्यापार संबंध स्थापित करने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। देखिए जब यहां पुर्तगाली कंपनी बंगाल में भी अपना कारखाना, अपना एक व्यवसाय स्थापित कर ली, उस समय बादशाह था मुगल बादशाह शाहजहां। हुगली में इस पुर्तगाली कंपनी अपना व्यापारिक दो उद्देश्य, एक व्यापारिक कारखाना भी, और हुगली को इन लोगों ने बंगाल की खाड़ी का जो सामुद्रिक क्षेत्र था, उस सामुद्रिक क्षेत्र में इन लोगों ने लूटपाट का अड्डा बना लिया था। और जब ये मुगल बादशाहों के जहाजी बेड़े भी जाते थे तो उसको भी लूट लिया करते थे।
जब इसकी जानकारी बादशाह को हुई, शाहजहां को, तो शाहजहां ने एक केंद्रीय सैन्य टुकड़ी हुगली पर पुर्तगालियों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा और यह सैन्य टुकड़ी गई और जा करके 1532 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन कर दी। यहां तक कि 1000 पुर्तगालियों को कैद कर लिया गया, कितने का कत्लेआम करवा दिया बादशाह ने, और हुगली पर से पुर्तगालियों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया गया। इस पे मुगल बादशाह का अधिकार हो गया। तो इस तरह से इन लोगों ने, लेकिन एक जो चटगांव बंगाल में ही है, तो बंगाल में इस पुर्तगाली कंपनी ने अपना कारखाना चटगांव नामक स्थान पर स्थापित किया था और यह कब 1534 ईस्वी में इन लोगों ने स्थापित किया और वहां पे अपना कारखाना स्थापित करके व्यापार आरंभ कर दिए थे। अब देखिए कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि एक केप ऑफ गुड होप, उत्तर मासा अंतरीप, आशा अंतरीप, तूफानी अंतरीप की खोज करने वाला पुर्तगाली नाविक था बार्थोलियो डियाज। उसी प्रकार से अमेरिका की खोज करने वाला स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस था और भारत की खोज करने वाला पुर्तगाली या पुर्तगीज वास्को डिगामा था। ऐसे ही ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आया हुआ है। ये आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ तक कि देखते हैं आप लोग की सूची 1 से सूची 2 मिलान करने के लिए, उसमें ये जो दिया हुआ है, जैसे वास्को डिगामा का दिया है, कोलंबस का दिया हुआ है, कुक का दिया, कैप्टन कुक का नाम दिया हुआ है और तस्मान का नाम दिया हुआ है, और एक किस देश के हैं इनसे जो है मिलान करने के लिए। तो जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था, पुर्तगाल से आप मिलान कराएंगे। जैसे आपको कोलंबस है, कोलंबस कहाँ का, स्पेन का है। अब आप देख रहे हैं कि एक कैप्टन कुक कहाँ का है, ब्रिटेन के। मैंने लिखा है इसीलिए कि ब्रिटेन का निवासी था, तो ब्रिटेन के कैप्टन कुक थे। जैसे तस्मान कहाँ के रहने वाले, कहाँ का निवासी था, हॉलैंड का निवासी था। तो इस तरह से ये कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया और यहाँ तस्मान हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने किया है। अब देखिए कि इस तरह से ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके ये प्रश्न हैं कि जब हमारा देश आज़ादी के समय था, जैसे ब्रिटिश कंपनी से भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, या ब्रिटिश गवर्नर जनरल, या भारत का गवर्नर जनरल, या कह दिया जाता है कि गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय कौन था। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन था। तो उसी प्रकार से जहां गवर्नर, भारत के गवर्नर, ऐसे पूछा जाता है कि पुर्तगालियों में जब देश आजाद हुआ या भारत आजाद हुआ तो उस समय गोवा का गवर्नर कौन था। तो देखिए कि जब हमने ये लिखा भी है कि आज़ादी के समय अर्थात 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय गोवा का गवर्नर था जोसेफ हेरेरा बुशा, इसे गवर्नर के पद पर था। लेकिन जब यह पुर्तगाली कंपनी भारत से वापस गई यहाँ से 1961 ईस्वी में, तो उस पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर था मैनुएल एंटोनियो बशालो ए सिल्वा था, उस समय ये था। तो इस तरह से ये आपके इस पुर्तगाली कंपनियों का कार्य और उसके बाद जो है कि इस पुर्तगाली कंपनियों से संबंधित इन लोगों के जो कार्य थे और ये गवर्नर उनके जो प्रमुख थे, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि पहला जो गवर्नर था वह आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, उसके बाद जो आज़ादी के समय का गवर्नर जोसेफ हेरेरा बुशा, और अंतिम यानी 1961 में जब पुर्तगाली कंपनी गई तो अंतिम भी गवर्नर इसे कहा जाता है पुर्तगाली कंपनी का, मैनुएल एंटोनियो बशालो ए सिल्वा था। अब देखिए आप लोग कि पुर्तगाली कंपनी के बाद भारत में आने वाली दूसरी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी यह नीदरलैंड एवं हॉलैंड, नीदरलैंड और हॉलैंड की एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी।
तो देखिए कि ये अक्सर ये दो देश थे, नीदरलैंड एवं हॉलैंड, और इनकी यह संयुक्त कंपनी थी। तो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो वहाँ के जो व्यापारी जो कंपनी थी उसी भी इसका नाम पड़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह भारत आने वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी कंपनी है। और यह कंपनी अपनी स्थापना से पहले अर्थात यह 1595 से लेकर यह 1601 ईस्वी के मध्य भारत के साथ कुल 15 बार व्यापार की थी। यानी आना भारत के साथ व्यापार करके वापस चली गई। लेकिन इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई और स्थापना के बाद अब यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में, तो आप देख रहे हैं कि ये कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट पर यहाँ आपका यह पहला मसूलीपट्टनम में डच कंपनी के लोगों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और यहाँ इस कंपनी को जो संयुक्त पूंजी के रूप में इन्हें 65 लाख गिल्डर इन्हें मुद्रा प्रदान की गई थी कि इससे ये लोग व्यापार करेंगे और व्यापार करके मुनाफा कमाएंगे। तो ये इसीलिए इस पूंजी को इन लोगों ने लगाया, व्यापार किया। तो जब ये यहाँ आए तो आने के बाद मद्रास, तो उस समय चंद्रनगर के राजा के अधीन था मद्रास। तो चंद्रनगर के राजा से डच कंपनी के लोगों ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया और पट्टे पर लेकर के इसी मद्रास में एक किले का यानी 1610 ईस्वी में किला निर्मित करवाया, जिसका नाम रखा गया गेल्ड्रिया का किला। तो ये पूछा जाता है, आता है प्रश्न कि गेल्ड्रिया का किला कहाँ है या कहाँ था, तो मद्रास। गेल्ड्रिया के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए कि अब इस डच कंपनी ने पश्चिम में अर्थात सूरत में यहाँ इन्हें अपना जो है कारखाना स्थापित किया और यह पश्चिम में इसका कारखाना है। यह 1616 ईस्वी में सूरत में अपना कारखाना स्थापित करके अपना व्यापार करने लगी। 1627 ईस्वी में पिपली में, यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पे आपको है ध्यान देना है कि बंगाल, भारत में डच कंपनी ने पहला कारखाना तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। लेकिन जब यह पूछा जाए कि बंगाल में डच कंपनी अपना पहला कारखाना कहां स्थापित की थी, तो यह पिपली में, और यह 1627 ईस्वी में स्थापित की। उसके बाद यह 1653 ईस्वी में कासिम बाजार में भी कारखाना स्थापित की और कासिम बाजार में ही डच कंपनी ने रेशम चक्री उद्योग की स्थापना करके 3000 भारतीय मजदूरों को वेतन पर रखी और उस रेशम चक्री उद्योग के द्वारा सूती वस्त्रों का उत्पादन करके यूरोपीय देशों में निर्यात करना आरंभ कर दी। और यह पहली डच कंपनी है जो सूती वस्त्रों का भारत से निर्यात करती थी। इसके पहले और कंपनियां, लेकिन किसी कंपनी ने इससे पूर्व सूती वस्त्रों का व्यापार नहीं की थी। और यह इस तरह से यह अपना देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के साथ साथ यह पश्चिम में, पश्चिम से फिर पूरब में, यानी इन क्षेत्रों में अपना व्यापक विस्तार कर ली, व्यापार करने लगी। तो उस समय अब ब्रिटिश कंपनी भी अपना वर्चस्व कायम कर ली थी। बंगाल में वेदरा नामक स्थान पर 1759 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में डच कंपनी ब्रिटिश कंपनी द्वारा पराजित हुई और पराजित होकर के यहाँ से वापस चली गई। तो इस तरह से हमने आप लोगों को पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी, दो कंपनियों के विषय में जो महत्वपूर्ण, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे हमने आप लोगों को बताया, समझाया। अब जो है कि फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के विषय में पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग इसे पढ़िए। धन्यवाद।